सक्सेशन को क्लासिफाई करने का एक और पैरामीटर है, एक और क्राइटेरिया है, और वो क्या है कि ये सक्सेशन अगर पहले से मौजूद किसी कम्युनिटी द्वारा प्रेरित है या फिर किसी बाह्य कारकों द्वारा प्रेरित है। बिल्कुल स्पष्ट है कि ये ऑटोजेनिक सक्सेशन और एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, जेनिक मीन्स प्रेरित। एक पर्टिकुलर हैबिटेट में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी काफी टाइम से एस्टेब्लिश्ड है वेजिटेशन की। अब वो कम्युनिटी भिन्न भिन्न प्रकार से स्वयं के रिप्लेसमेंट को इंड्यूस करती है। हालांकि इस प्रकार के सक्सेशन के बारे में कई इकोलॉजिस्ट जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं कि वास्तव में क्या ऐसा होता है, लेकिन हाँ, इसको साइंटिफिकली प्रूव करके देखा गया है कि पहले से जो कम्युनिटी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मौजूद है और वो अपने स्वयं के रिप्लेसमेंट को इंड्यूस करती है। तो स्वयं प्रेरित या सेकेंडरी सक्सेशन अपन ने भी थोड़े टाइम पहले पढ़ा है। सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब है पहले से वेजिटेशन मौजूद है और उसके स्थान पे नई वेजिटेशन आ रही है, तो ये सेकेंडरी सक्सेशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पर सक्सेशन के शुरुआत यानी आरंभ होने की क्रिया उस हैबिटेट में उपस्थित कम्युनिटीज के एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन के साथ होती है, बायोटिक फैक्टर्स के साथ में होती है। बेसिकली कम्युनिटी किसके साथ इंटरेक्ट करती है? जैविक कारकों के साथ, बायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती है, और वो कारक जो होते हैं वो सक्सेशन को इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? परिणाम स्वरूप वो स्वयं नई कम्युनिटी से रिप्लेस कर दी जाती है, यानी कि उस कम्युनिटी की जगह एक नई कम्युनिटी वहां पे आके एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये ऑटोजेनिक सक्सेशन जो है वो बायोटिक फैक्टर्स द्वारा प्रेरित है, और ये फैक्टर्स हैं जैसे प्लांट्स की पत्तियों द्वारा की गई लाइट जो कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, उसकी मात्रा, प्रोडक्शन ऑफ डेट्रिटस, कितना डेट्रिटस जो है वो वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो जंतु मिट्टी में पाए जाने वाले डेट्रिटस जिनको अपन कहते हैं, जो अपघटन करते हैं, वो कितना, उनका प्रोडक्शन कितना है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा बनना, ये भी अपने आप में एक सक्सेशन का एक बड़ा कारण हो जाता है कि ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, कहीं ज्यादा कार्बनिक पदार्थ हैं, वो भी सक्सेशन का कारण हो सकता है। पानी और पोषक पदार्थों का अपटेक, पता लगा एक कम्युनिटी ऐसी एस्टेब्लिश है जो जमीन का सारा पानी खींच के ले गई, तो दूसरों के लिए कुछ बचा ही नहीं वहां पर। या एक कम्युनिटी ऐसी है जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट खींच के ले गई, दूसरी कुछ बची नहीं वहां पे, तो ये भी एक गलत साइन है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं कहलाता। तो ये भी सक्सेशन को इंड्यूस कर सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की मात्रा, ये भी सक्सेशन को इंड्यूस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अपने को पता है कि प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। या फिर इंसान द्वारा प्रेरित कारक, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस तरह के जितने भी है ना, अर्बनाइजेशन, वहां पे खेती की शुरुआत कर दी गई, और ये सारे सक्सेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से अगर सक्सेशन प्रेरित हुआ तो कहलाएगा ऑटोजेनिक या स्वप्रेरित सक्सेशन। ये एक प्रकार का सेकेंडरी सक्सेशन है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। दूसरा है एलोजेनिक सक्सेशन, अर्थात लोकल ना होकर किसी बाह्य कारण द्वारा सक्सेशन प्रेरित होता है, इसलिए कहलाता है एलोजेनिक सक्सेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जो लोकल कम्युनिटी है वो रिप्लेस होगी किसी दूसरी कम्युनिटी से, लेकिन जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं जो उसको सक्सेशन को इंड्यूस करेंगे, वो लोकल फैक्टर ना होके बाह्य कारक होंगे, या सीधा बोले अपन बायोटिक ना होके एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि एलोजेनिक सक्सेशन को इंड्यूस करते हैं। अब ये प्रमुख एबायोटिक फैक्टर्स जो है आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना, अचानक कहीं पे एक बढ़िया सी वेजिटेशन लगी हुई किसी पर्वत श्रृंखला पे, और अचानक वहां पे एक पुराना ज्वालामुखी जो कि सुप्त पड़ा है, और वो अचानक उसके अंदर एक्टिवेशन हो गया, सक्रिय हो गया ज्वालामुखी, तो वो वोल्केनिक इरप्शन जो है वहां के आसपास की सारी वेजिटेशन को खत्म कर देगा, और वहां पे फिर एक नए सिरे से इस कम्युनिटी का एस्टेब्लिश होना आरंभ होगा। इसी प्रकार से एक पृथ्वी के किसी विशेष भाग में एक मीटियोर या एक कॉमेट, जिसको अपन हिंदी में उल्कापिंड कहते हैं, वो आगे कहीं से टकराए तो एक बड़े क्षेत्रफल का, एक बड़े भूभाग का जो वनस्पति है, जो वेजिटेशन है, जो जीव जंतु है, वो समाप्त हो जाएंगे। उस केस के अंदर वहां पे भी नई कम्युनिटी एस्टेब्लिश होगी समय के साथ। एक है फ्लडिंग, कहीं पे बाढ़ आ गई तो वहां की वेजिटेशन समाप्त हो गई, तो पेड़ों के जो तने हैं
और जो डेब्रीज है वो बचे रह जाते हैं और कुछ बचता नहीं है, तो वहां पे भी नई तरह से कम्युनिटी एस्टेब्लिश होती है। ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, वही कारण कि अधिकांश वनस्पति के समाप्त होने के कारण था ऐसा, वहां पे बारिश नहीं हुई लंबे टाइम तक। तो अचानक फिर क्या होता है कि बारिश आ गई, तो जिस पीरियड में रेन नहीं थी उस पीरियड में वहां की वेजिटेशन समाप्त हो जाएगी, तो उसको जब रेन्स आएंगी तो नए सिरे से फिर वेजिटेशन वहां पे आके एस्टेब्लिश होती है। इसी प्रकार से अर्थक्वेक और ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, जिसमें अपन कहते हैं अचानक पृथ्वी के तापमान में गिरावट आ गई, या इसका विपरीत अचानक तापमान में बढ़ोतरी हो गई, राइज हो गया, तो वो भी जो है कई वनस्पति उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, कई जंतु उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, तो इस केस के अंदर वो लुप्त हो जाते हैं, वहां से उनका सफाया हो जाता है। और नेचुरल है, जब वापस से परिस्थिति अनुकूल होंगी तो उसके स्थान पर फिर एक नई कम्युनिटी आके एस्टेब्लिश होती है। तो ये वो कारक हैं जिनको अपन कहते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, जो कि एलोजेनिक सक्सेशन को इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं। एक और बेसिस है सक्सेशन को क्लासिफाई करने के लिए, वो है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन न्यूट्रिशनल एंड एनर्जी कंटेंट, कि जिस एनवायरनमेंट में सक्सेशन ऑपरेट कर रहा है उसमें न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, पोषक पदार्थों की उपस्थिति कैसी है, और उसके अंदर ऊर्जा यानी कि एनर्जी कंटेंट, ऊर्जा की मात्रा उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में किस प्रकार की है। तो इस आधार पे दो तरह का सक्सेशन है, एक है ऑटोट्रॉफिक स्वयंपोषी, एक है हीटरोट्रॉफिक विषमपोषी सक्सेशन। पहले अपन देखते हैं ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन का अर्थ क्या होता है। तो अपने को ये पता है कि ऑटोट्रॉफ्स की श्रेणी में दो प्रमुख प्रकार के जीव हैं, जिसमें एक है प्लांट्स और एक है एल्गी स्वयंपोषी, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ एक बैक्टीरिया में अलग ही श्रेणी में होते हैं, है ना। इस प्रकार के सक्सेशन जिसमें सदैव ऑटोट्रॉफिक जीव यानी कि प्लांट्स और एल्गी प्रमुखतः डोमिनेंट रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक प्लांट स्पीशीज आती चली जाएंगी या एल्गी आती चली जाएगी, मेनली प्लांट्स आते चले जाएंगे। और ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन का जो प्रमुख गुण है वो ये है कि इसकी जो स्टार्टिंग है, इसका जो आरंभन है वो बेसिकली इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से होता है, यानी कि नाइट्रोजन, कार्बन, ये इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंटल कंटेंट जो है, उनसे इसका आरंभ होता है, गैसेस कंटेंट उससे आरंभ होता है। और इसके अंदर जीरो से आरंभ होने के कारण से इसमें एनर्जी फ्लो हमेशा बना रहता है। एक बार ग्रीनरी आ गई तो वो समय के साथ में ऊर्जा का प्रवाह बना ही रहेगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो ऊर्जा बनेगी। हर्बीवोर्स आएंगे, वो प्लांट्स को खाएंगे तो वो एनर्जी हर्बीवोर में ट्रांसफर होगी, फिर वो कार्निवोर उन हर्बीवोर को खाएंगे तो एनर्जी जो है वो कार्निवोर में या ओमनिवोर में ट्रांसफर होगी। तो ये एनर्जी फ्लो जो है ना उस इकोसिस्टम में लगातार बना रहेगा। कारण क्या है कि वहां पे प्रोड्यूसर हमेशा मौजूद रहेंगे, प्रोड्यूसर मौजूद रहेंगे तो भोजन का निर्माण होता रहेगा। तो ये सक्सेशन जो है इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी फ्लो यानी कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहता है। तो एक पॉइंट तो हो गया कि ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से स्टार्ट हो गए, दूसरा है इसके अंदर एनर्जी फ्लो हमेशा बना रहेगा। और तीसरा पॉइंट है कि इस सक्सेशन में समय के साथ क्या होगा कि जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर उपस्थित ऑर्गेनिक कंटेंट में वृद्धि होती जाएगी। ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब न्यूट्रिएंट जो होता है मिट्टी के अंदर, उनकी मात्रा में भी वृद्धि होती जाएगी। तो ये कहलाएगा ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, ये काफी रिच होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। फिर एक आता है हीटरोट्रॉफिक सक्सेशन। ये हीटरोट्रॉफिक सक्सेशन जैसा कि अपन समझ पा रहे हैं बायोलॉजी की दृष्टि से, हीटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं जंतु या फिर फंगस, सेप्रोट्रॉफ्स और ये सारे जो कि जो है ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होता है, वो हीटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार का सक्सेशन जिसमें हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है उनकी डोमिनेंस रहती हो, जैसे कि मैंने बताया फंगस, बैक्टीरिया और ये एनिमल्स, तो वो सक्सेशन फिर कहलाएगा हीटरोट्रॉफिक सक्सेशन। उसके अंदर प्लांट की डोमिनेंस न रह के एनिमल्स या बैक्टीरिया या फंगस इत्यादि की डोमिनेंस रहती है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि ये मुख्यतः प्रिडोमिनेटली ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से आरंभ होता है, क्योंकि इन सबको भोजन चाहिए। तो भोजन का स्रोत क्या है, प्लांट्स। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर जाके डिपेंडेंट हो जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर इनकी बेसिक जरूरत होती है और उस ऑर्गेनिक मैटर पे फिर ये अपनी गाड़ी आगे चलाते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है ये प्रिडोमिनेटली ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से आरंभ होता है। ठीक है, ये किससे आरंभ हो रहा था, इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से। ये आरंभ हो रहा है ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से।
अब इसमें क्या था कि एनर्जी फ्लो लगातार बना हुआ था क्योंकि प्रोड्यूसर हमेशा मौजूद है। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, समय के साथ साथ एनर्जी कंटेंट जो है वो डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि जंतुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, बैक्टीरिया या दूसरे जो हेटरोट्रॉफ्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और अगर सोर्स जो है उस मात्रा में वो एनर्जी उपलब्ध नहीं करा पा रहा तो उस केस के अंदर एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। ये हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन की पहचान होती है। सक्सेशन किस प्रकार से होता है, इस जो पॉइंट पे अपन थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। जनरली अपन ये देखते हैं कि एक प्राइमरी ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन हो रहा है, जो कि सबसे सरल प्रकार का सक्सेशन है। प्राइमरी यानी पहले, सबसे पहले, उससे पहले कोई वेजिटेशन वहां नहीं थी, या थी तो वो भी किसी प्रकार से समाप्त हो चुकी थी, उस वहां पे कुछ भी नहीं था, बेयर एरिया था। तो उसमें जो सक्सेशन के प्रमुख जो सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं, जो क्रमबद्ध पद है, वो है न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब होता है जमीन को साफ कर देना। इन्वेजन, वहां पे किसी प्रजाति का आके बसना। कंपटीशन, प्रजातियों में आपस में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा। फिर आता है रिएक्शन, प्रतिस्पर्धा के बाद जो रिएक्शन देखा जाता है वो, और फिर फाइनली एक कम्युनिटी का स्टेबलाइजेशन या स्थायित्व या क्लाइमैक्स कम्युनिटी की स्थापना। इसको अपने विस्तार से देखेंगे लास्ट में। तो पहला जो स्टेप है सक्सेशन का वो है न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब है किसी भी सतह का तैयार होना, नए सिरे से एक सतह तैयार होना। तो अपन मान लीजिए कोई भी सतह है पृथ्वी की, वहां पे धूल भरी आंधी चली और इतनी धूल आ गई कि पुरानी जितनी वेजिटेशन थी सारी दब गई, खासतौर से घास के मैदानों में ऐसा संभव है। तो ये एक बेयर एरिया जो होता है ना वो तैयार हो जाता है। या फिर हो सकता है कि एक ऐसी जमीन थी जहां पे छोटी मोटी वनस्पति थी और वहां पे को बड़ा सारा लैंडस्लाइड हो गया। एक पथरीली जमीन थी जो भुरभुरी थी थोड़ी सी, मतलब ब्रिटल थी, तो वहां की मिट्टी आके पूरी गिर गई, है ना। पहाड़ों में होता है जनरली, लैंडस्लाइड हो गया या फिर इरोजन हो गया किसी भी बाढ़ के कारण या तूफान के कारण, जो भी वेजिटेशन थी वो साफ हो गई, या कहीं बाहर से आके कोई मलबा डिपॉजिट हो गया, या फिर कोई और विनाशकारी घटनाएं, उनके कारण से ये न्यूडेशन संभव है। न्यूडेशन का मतलब है नई सतह तैयार होना आने वाले वेजिटेशन के लिए। अब इसके प्रमुख कारण है, उनको अगर अपन सिस्टमेटिकली लिखें तो एक है टोपोग्राफिक कारण, एक है क्लाइमेटिक कारण और एक है बायोटिक कारण। तो टोपोग्राफिक कारण, इसमें अपन मिट्टी यानी कि सॉइल से रिलेटेड कारणों या सतह से रिलेटेड कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रमुख कारण है कि ग्रेविटी के कारण या पानी के बहाव के कारण या तेज हवा के कारण सॉइल इरोजन हो जाता है। इरोजन का मतलब है मिट्टी साफ हो जाती है वहां से, है ना, और नीचे के कंकड़ पत्थर निकल जाता है। और ऐसा होने से क्या होगा, वहां पे पहले से मौजूदा जो कम्युनिटी है वो नष्ट हो सकती है। अन्य कारणों में जो प्रमुख हैं उनमें है मिट्टी का जमाव, लैंडस्लाइड, ज्वालामुखी घटनाएं। ये सारी घटनाएं जो होती हैं ये टोपोग्राफिक कारणों में आ जाती हैं कि एक नई कम्युनिटी एस्टेब्लिश होगी तो सबसे पहले न्यूडेशन होगा। न्यूडेशन के कारण जो है अपन ने 3 श्रेणियों में बांट लिए, टोपोग्राफिक कारण, क्लाइमेटिक कारण और बायोटिक कारण। पहले अपन ने डिस्कस किया टोपोग्राफिक यानी कि सतह मिट्टी से रिलेटेड कारण जो है वो ये है जिनको अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर में। अपन पढ़ रहे हैं न्यूडेशन के कारण, तो उनमें से एक कारण ये भी हो सकता है क्लाइमेटिक कारण। क्लाइमेटिक कारणों में प्रमुख जो कारण है वो है बिगड़ी हुई या कह सकते हैं कि एकदम हार्श, कठिन, कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियां, जैसे कि वर्षा विहीन एक लंबा समय निकल गया बिना पानी के, तो अधिकांश प्रजातियां वहां से समाप्त हो जाएंगी, जिसका परिणाम होगा न्यूडेशन। या हेल्स, बर्फीले तूफान, स्टॉर्म्स, मिट्टी के तूफान, फ्रॉस्ट, पाला पड़ना, इन सभी कारणों से कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये न्यूडेशन का एक कारण बन सकता है। फिर आता है बायोटिक कारण। इंसान ने जो है वो हर जगह दखल दे दिया, तो अपने खुद के लाभ के लिए, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे वो कह सकते हैं इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए हो, चाहे वो कॉलोनाइजेशन के लिए हो, नई कॉलोनी डेवलप करने के लिए हो, या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हो, किसी भी XYZ रीजन से उस एरिया को, जो फॉरेस्ट एरिया था, उसको साफ कर दिया, वो भी न्यूडेशन हो गया ना। तो ये बायोटिक कारण है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है जो बायोटिक फैक्टर में आ जाता है, वो आ जाता है वायरल, फंगल या बैक्टीरियल डिजीज।
एक किसी महामारी के कारण वहां उपस्थित अधिकांशतः जीव जंतु समाप्त हो गए। ऐसा प्रकृति में होता रहता है। तो ये जो कारण है वो न्यूडेशन की वजह बन जाते हैं सारे के सारे, पॉपुलेशन वहां से जो है वो नष्ट हो जाती है। न्यूडेशन होने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है सक्सेशन का, वो आ जाता है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब ये कि आसपास से किसी दूसरी स्पीशीज के स्पोर्स का या किसी दूसरे जो है प्रजनन चरणों का वहां पे पहुंचना। बेर एरिया में इन्वेजन मतलब है वहां पे आवास में आके बसने की क्रिया है। तो ये इन्वेजन की जो क्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है। एक होता है माइग्रेशन, यानी कि सबसे पहले वहां पे नए जीव किस प्रकार पहुंचेंगे। तो ये प्रॉपरली अगर मैं इसको बायोलॉजी के टर्म्स में बोले, ये प्रोसेस कहलाता है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है फैलाव, डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेर एरिया में ये नई प्रजाति के जो स्पोर्स हैं या सीड्स हैं या कोई भी प्रजनन भाग है वो वहां पे पानी या हवा या मनुष्य किसी भी स्रोत से वहां पे पहुंच जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है डिस्पर्सल। या तो पानी के द्वारा पहुंचेंगे या हवा के द्वारा उड़ के पहुंचेंगे या कोई पक्षी वहां पे बीज ले जाके ड्रॉप कर देगा, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसमें, वो डिस्पर्सल की वजह बन जाते हैं। नई स्पीशीज वहां पे एस्टेब्लिश हो रही है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी, वो शुरुआत इसी से होती। फिर होता है इकैसिस। तो ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये बड़ी जटिल क्रिया होती है। जरूरी नहीं कि कोई भी सीड या कोई भी स्पोर या कोई भी प्रजनन जो उत्पाद है वो नए क्षेत्र में जाए और वहां पे सफलतापूर्वक एस्टेब्लिश हो जाए। तो क्यों? क्योंकि नए स्पेस में जरूरी नहीं है कि कंडीशंस जो है वो फेवरेबल रहेंगी या अनुकूल रहेंगी। हो सकता है कंडीशंस एकदम से उल्टी हो, तो वहां पे सबका एस्टेब्लिश कर पाना वो पॉसिबल ही नहीं होता प्रकृति के अंदर। तो बेयर एरिया में पहुंचने के बाद किसी भी जीव का नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा के वहां पे एडजस्ट कर लेना, ये एस्टेब्लिश कर लेना अपने आप को, ये कैसे कहलाता है। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।